अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम अपने तीसरे लेक्चर के साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंक्शन, डोमेन और रेंज के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आप स्टेटमेंट नोट करें तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो पूछ रहा है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट एज आफ्टर एक्स सेकेंड इज़ अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय एच ऑफ एक्स। यानी यहाँ पे एक स्टोन है हमारे पास जो कि एक हाइट से फॉल कर रहा है ग्राउंड की तरफ, और उसकी जो हाइट है वो यहाँ पे 60 मीटर की हाइट से वो फॉल कर रहा है। और यहाँ पे कहता है कि टाइम बाय टाइम उसकी जो है वो हाइट चेंज होती जा रही है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि वो टाइम को टी से शो नहीं कर रहा बल्कि एक्स से शो कर रहा है। सो आपने ये बात माइंड में रखनी है। यहाँ पे एक्स का मतलब टाइम है, कोई दूसरा वेरिएबल जो है वो नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट वो क्या कहता है। स्टेटमेंट के बाद, क्वेश्चन के बाद वो कहता है, फाइंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। स्टोन की हाइट क्या होगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी जब आपका टाइम 1 सेकेंड हो चुका होगा, जब 1.5 सेकेंड हो चुके होंगे, जब 1.7 सेकेंड्स हो चुके होंगे, तो आपने बताना है स्टोन कितनी हाइट तक आ चुका होगा, यानी स्टोन जो है वो कितने नीचे जो है वो आ चुका होगा। ये चीज़ हमने बतानी है। सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। स्टोन ग्राउंड के साथ कब स्ट्राइक करेगा। सो इट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम। देखते हैं इसमें क्या सोल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या कह रहा है। वो कहता है एक स्टोन है जो कि हाइट से, काफ़ी हाइट से जो है वो टूवर्ड्स डाउनवर्ड आ रहा है ग्राउंड की तरफ, और जो हाइट है वो 60 मीटर हाइट से नीचे गिर रहा है। उसके लिए उसने क्या किया, हमें एक डिस्टेंस फंक्शन दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x के। याद रखिएगा, यहाँ मैं रिपीट कर दूँ, एक्स से मुराद टाइम है, नॉट अदर वेरिएबल। ओके, अब होगा क्या, हमें वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है जब x 1 सेकेंड है तो हाइट क्या होगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का, उसी तरह से हम x को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ और आपके पास हाइट आ जाएगी। सो कंटिन्यू करते हैं। एच ऑफ एक्स की जगह 1 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वेयर, 40 माइनस 10 इट इज़ इक्वल टू 30। सो आफ्टर 1 सेकेंड हाइट वुड बी 30 मीटर। सो सेम आप उसी तरह से बी पार्ट कर सकते हैं। आप एक्स को रिप्लेस कीजिएगा 1.5 से, इसके तरह सी पार्ट कर सकते हैं, एक्स को रिप्लेस कीजिएगा 1.7 से। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ हम अगर आएँ तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट हमें वो कुछ यूँ दे रहा है। कहता आपने फाइंड करना हाइट फंक्शन, वही वाला हम लेंगे। सेकंड पार्ट में कहता व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। स्टोन ग्राउंड के साथ कब स्ट्राइक करेगा। अगेन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वो स्टोन अब जो है वो हाइट से, जो पहले हाइट पे था, अब वो ग्राउंड के साथ पे आ चुका है, ग्राउंड के साथ टकरा चुका है, स्ट्राइक कर चुका है। पहले उसकी हाइट अगर 60 मीटर थी तो अब उसकी हाइट 0 मीटर हो चुकी है, क्योंकि वो ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है। फाइंड हमने क्या करना, हमने ये फाइंड करना व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। वो क्या टाइम था, कितने टाइम के बाद जो स्टोन है वो 60 मीटर की हाइट को छोड़ के 0 मीटर की हाइट अटेन करता है। मतलब एज आपका जब 0 हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो जो स्टोन है वो ग्राउंड के साथ ट्राई करेगा। तो सिंपल हमने करना क्या है, जो आपके पास हाइट फंक्शन दिया हुआ है, डिस्टेंस फंक्शन दिया हुआ है, आपने एज की जगह पे सिर्फ 0 रिप्लेस कर देना है। सो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 40 माइनस 10x के। सिंप्लीफाई करने के लिए 10 को साइड पे लेके चले जाते हैं। 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। उसके बाद दोनों साइड पे 10 से डिवाइड करेंगे इधर भी और इस साइड पे भी। तो 10 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि x मीन टाइम था, नॉट अदर वेरिएबल था। क्योंकि हमने टाइम की बात कर रहे थे तो आपको पता टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम या तो 0 से स्टार्ट होता है या और पॉजिटिव साइड पे जाता है, 0 1 2 3 सेकेंड्स मिनट्स जो भी होंगे, लेकिन नेगेटिव टाइम नहीं था। सो यहाँ पे हमें ये वैल्यू स्किप करनी पड़ेगी। x इज इक्वल टू -2 हम लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। हम पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इट्स मीन जो
ये स्टोन है ये आफ्टर 2 सेकेंड्स ये ग्राउंड के साथ सब्ट्राइक करता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट कह दें, एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन कह दें, इस किस्म का एक इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है जो कि हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले ये जो नया कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। हम पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें क्या बताती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जैसे हमने ये तो कहा हुआ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो हमने कहा हुआ है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये जो एक्स एंड वाई हैं इनको हम अदर दैन, इन दोनों के अलावा एक्स और वाई के अलावा कोई एक थर्ड वेरिएबल है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, उनकी टर्म्स में अगर शो करते हैं, उनका फंक्शन बना के शो करते हैं तो हम वो जो फंक्शंस बनेंगी, वो जो इक्वेशंस बनेंगी उनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Sometimes we can express both x and y as a function of a third variable. It would be t or theta or other than variable, कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकते हैं, which is called a parameter. अब t और थीटा को वो कहता है कि ये पैरामीटर्स हैं एंड इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन, और इसके रिजल्ट में जो इक्वेशन बनेगी वो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। कहता है द इक्वेशन ऑफ द टाइप, देखें यहाँ पे x है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमने कहा x और y दोनों को किसी तीसरे वेरिएबल के थ्रू की टर्म्स में शो करते हैं, तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ये दो इक्वेशंस बन गई जो कि x t पे डिपेंड कर रहा है, y जो है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है। दोनों x और y को हमने किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में शो कर दिया है। सो दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे जो t है वो पैरामीटर है और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। मज़ीद एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे इसकी तो वो हमारे पास देखें यूँ है, x इज़ इक्वल टू ए टी स्केयर, वाई इज़ इक्वल टू ए टी। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि x को हमने भी t में शो किया, y को भी हमने t में इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल शो किया। यहाँ पे t पैरामीटर है। मज़ीद एक और इक्वेशन देखें तो एग्जांपल देखें तो x इज़ इक्वल टू ए कॉस टी है, y इज़ इक्वल टू ए साइन टी, यहाँ पे भी पैरामीटर t है और ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है। थर्ड में देखें तो x इज़ इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज़ इक्वल टू बी साइन थीटा, यहाँ पे पैरामीटर थीटा है। और फोर्थ इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो x इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, y इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। तो सभी इक्वेशन में देख लें x और y को हमने x और y के अलावा कोई और वेरिएबल लिया और उसकी टर्म्स में शो किया। सो दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू ए टी स्केयर एंड y इज़ इक्वल टू 280, वो कहता है आपने शो करना है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन जो है y स्केयर इज़ इक्वल टू 4ax है। इसको हमने शो करना है कि x इज़ इक्वल टू ए टी स्केयर, y इज़ इक्वल टू 280, ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ये शो करने के लिए कि ये दोनों इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन है y स्केयर इज़ इक्वल टू 4ax की, हमारे पास दो मेथड हैं। दोनों मेथड्स में हम क्या करेंगे, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है और ये हमारे पास वो कर्व है। पैराबोला ज़रा इस शेप में होता है, ये कर्व है, इस कर्व की हमने शो करना है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अगर हमें इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन बनानी पड़े तो इसमें आप नोट करेंगे t नहीं है, मतलब आपको इन दोनों इक्वेशन से t जो है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप t एलिमिनेट कर देते हो और उसके बाद आपको y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वेशन मिल जाती है तो इट्स मीन कि ये इक्वेशन इस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax में जहाँ पे x आ रहा वहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दें, जहाँ पे y आ रहा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, दोनों को सॉल्व करें। अगर आपकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों इक्वेशंस इस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। सो सिंपल मेथड तो यही है कि हम x और y की वैल्यूज़ पुट करते हैं। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन हमारे पास एज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो क्या हमने कहा है कि y की जगह पे 280 पुट कर देंगे और x की जगह पे 80 स्क्वायर पुट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में y की जगह पे 280 और ये जो स्क्वायर जो y के ऊपर था वो इनके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। 4ax को हमने 80 स्क्वायर से रिप्लेस किया। सिंप्लीफाई करते हैं। 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है, इससे हमारा ये प्रूव हो गया है कि ये जो गिवन इक्वेशंस हैं ये इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 4ax की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। सेम अगर आप बाकी पार्ट्स की बात करें
अगर आप बाकी पार्ट्स की बात करें तो उसमें भी आप जो है वो ऐसे ही कह सकते हैं कि आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन को आपने प्रूव करना सिंपल एक्स और वाई को। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं, तो उससे भी पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो उससे पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शन थोड़ा सा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इसके बारे में दोबारा से रिपीट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट बेसिस को हम रिपीट करेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास, उनको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या रिलेशन है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स आपके पास है 1/2 ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स। यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला आपके पास साइन की तरह का है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाता है। टेन हाइपरबोलिक एक्स आपको याद होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो दोनों की वैल्यूज़ को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और बाकी आपके पास ये रिजल्ट मिलता है। इनके इन्वर्स अगर हम देखना चाहें तो कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स 1/sin हाइपरबोलिक एक्स है, कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स 1/cos हाइपरबोलिक एक्स है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/tan हाइपरबोलिक एक्स है। अब होगा क्या, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन टेन कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की जगह पे हमने उनकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू सॉल्व पुट कर देनी है और क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना। तो जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, प्रूव द आइडेंटिटीज़। कौन सी आइडेंटिटी? साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स सेकंड पार्ट, सेकंड हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स। थर्ड पार्ट हमारे पास है कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सभी पार्ट्स में हमने ऐसा करना है कि ये जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यू नीचे पीछे दी हुई एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में हमने इनको फॉर्म में शो किया है। हमने सिर्फ यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को पुट करना और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर देना। ओके, चलें देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। वैल्यूज़ पुट करते हैं। चूँकि हमने पढ़ा हुआ है कि अभी हमने पढ़ा था साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू है 1/2 ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स। ये तो साइन हाइपरबोलिक एक्स। हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 2x, तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा वहाँ पे हम साथ 2 भी लिख देंगे। तो चले आते हैं क्वेश्चन की तरफ। साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू पुट करते हैं तो देखें वही है 1/2 ई रेज एक्स की जगह पे हमने ई रेज माइनस 2x लिख दिया माइनस ई रेज माइनस 2x। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू भी कुछ पुट कर दी हमने और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। नेक्स्ट टाइम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इस साइड पे तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1/2 एक बचेगा, वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। और साथ हमारे पास ये दोनों टर्म्स बचती हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम में जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो ई रेज एक्स मल्टीप्लाई ई रेज एक्स ई रेज 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ई रेज माइनस एक्स 2x हो जाएगा। और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो आ चुकी है। सॉरी, यहाँ पे प्लस आना था, और प्लस माइनस माइनस, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी आइडेंटिटीज़ प्रूव हो गई हैं। सेकेंड और थर्ड पार्ट में भी आप ऐसे ही करेंगे। जो हमने पीछे आइडेंटिटीज़ पिछले पेज पे मेंशन की हैं, आपने उनको यहाँ पे जस्ट पुट कर देना, सॉल्व कर देना, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती हैं तो आपकी आइडेंटिटीज़ प्रूव हो जाती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जब हम चलते हैं तो उससे पहले हमारे पास इवन फंक्शन को हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, बहुत इजी हैं। इवन फंक्शन कहता है कि अ फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी इवन। एक फंक्शन इवन कब होगा? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से क्लियरली हमें नज़र आ रहा है, वो कहता है कि अगर एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें और फंक्शन पे कोई फ़र्क ही ना पड़े तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन में क्या कहा जा रहा है? अ फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी ऑड इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो वो जो एक माइनस आपका एज अ कॉमन आ सकता है, एक माइनस अगर आपको बाहर निकल आता है और फंक्शन आपका एज इट इज़ हो जाता है तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन कहेंगे। ओके, इसकी एग्जांपल्स इसको क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल्स हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही
ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, कहता है डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज़ इवन और ऑड। क्वेश्चंस हमारे पास ये दिए गए हैं, 4 पार्ट हैं। एक पार्ट आपको मैं एज एग्जांपल के तौर पे करवा देती हूँ और बाकी 3 पार्ट आपकी असाइनमेंट के तौर पे होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। हमने प्रूफ चेक करना है कि ये इवन है या ऑड। सिंपल मेथड क्या है, आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लें और अगर फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो इवन होगा। और अगर आपका माइनस कॉमन निकल आने के बाद अगेन ये फंक्शन आपको अचीव हो जाता है तो आपका जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन होगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या करना। हमने सिर्फ x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है। सो हम रिप्लेस करते हैं, जहाँ जहाँ पे x आ रहा वहाँ पे माइनस एक्स पुट करते हैं। फिर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स। अब जब माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को आपको माइनस एक्स क्यूब तो सारी सी बात है माइनस एक्स क्यूब भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स आ जाएगा। अगर हम देखें तो दोनों में से माइनस कॉमन आ रही है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, दैट वुड बी एक्स क्यूब प्लस एक्स। अगर आप इसको चेक करें तो ये तो दोबारा एफ ऑफ एक्स बन चुका है माइनस कॉमन लेने के बाद। सो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास रिजल्ट बना है एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी माइनस कॉमन लेने के बाद अगेन आपको वो फंक्शन मिल गया है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, दिस इज़ अ ऑड फंक्शन। सेम इसी तरह से अब बाकी फंक्शन को चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से आपके पास कोई चेंज नहीं आती तो वो इवन फंक्शन होगा, और अगर चेंज आती है वो किसी एक नए फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कह सकते हैं इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। सो दिस वाज द एक्सरसाइज 1.1। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप इस एक्सरसाइज की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।